हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस प्रकार से हमारे पास जनरेट होता है और उसके लिए कौन कौन सी श्रेणियां किस प्रकार हमें प्राप्त होती है। तो उसके बारे में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1, और यदि वो इलेक्ट्रॉन हल्की सी ऊर्जा प्राप्त करता है कहीं से भी, बाह्य जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य स्टेट्स में जो हायर स्टेट्स हो गए एनर्जी लेवल के, उनमें क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा, यानी उत्सर्जित हो जाएगा। तो जब वो संक्रमण कर जाता है उच्च अवस्थाओं में, तो फिर वो वापस मूल अवस्था में आता है। तो किस प्रकार से स्पेक्ट्रम बनता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखो, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये किस प्रकार से बनता है। तो देखो, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कितना आता है हाइड्रोजन में, कि परमाणु क्रमांक 1 है, वो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है। तो एक इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक, पावली अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग 1s कक्षक में होता है। यदि इसे एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु में होता है, इसे ऊर्जा प्राप्त हो तो यह उच्च ऊर्जा स्तर कौन से होंगे स्टूडेंट, जैसे N1 हमारे पास जो इसकी मूल ऊर्जा अवस्था ले जाए, तो उस उच्च ऊर्जा स्तर कौन से होंगे, N = 2, 3, 4 डैश डैश etc एक्सरेज होंगे। तो में संक्रमण कर जाता है, वहाँ जो उच्च ऊर्जा अवस्थाएँ होगी स्टूडेंट, वहाँ इलेक्ट्रॉन का जीवन काल यानी लाइफ टाइम अल्प होता है, यानी माइनर होता है। यानी कि जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, वो एनर्जी वहाँ से क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, अतः यह अपनी मूल ऊर्जा अवस्था, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होगा, मूल ऊर्जा अवस्था में आ जाता है। तो स्टूडेंट क्या होगा कि हाइड्रोजन के हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, ये हम जानते हैं। तो और वो 1s कक्षक में होता है, यानी N = 1 में। यदि इसे और ऊर्जा प्राप्त होगी तो ये क्या करेगा, उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में क्या कर जाएगा, संक्रमण कर जाएगा, जैसे 2s 3s में। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का हमें पता है लाइफ टाइम क्या होता है, अल्प होता है, माइनर होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। तो ये अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में क्या हो जाएगा, वापस आ जाता है। जब एनर्जी कम होगी तो अपनी एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो, फिर हम जानते हैं हाइड्रोजन अपने पास जो नेचर में मिलता है, तो कोई हमें पास सैंपल होता है या नमूना होता है, तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के एक नमूने में, यानी एक सैंपल में, जब भी हम इसके बारे में प्रैक्टिकल करेंगे, में हाइड्रोजन के असंख्य परमाणु पाए जाते हैं, और सब परमाणुओं के पास क्या होगा स्टूडेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें से प्रत्येक
में एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा अलग अलग परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर उच्च कोश कह सकते हैं हम, या उसे ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर या उच्च कोश में जाकर पुनः भिन्न भिन्न तरीकों से अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में आते हैं। तो हमने क्या लिया कि हमारे पास कोई हाइड्रोजन का हम नमूना लेंगे तो उसमें नॉन काउंटेबल यानी असंख्य परमाणु होंगे, तो उनमें प्रत्येक परमाणु में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणु होंगे, तो उनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे और वो उच्च ऊर्जा स्तर यानी उच्च कोश में संक्रमण कर जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो जीवन काल होगा वो कम होता है, तो उसके कारण वो क्या करेंगे, जैसे अपनी उनकी ऊर्जा कम होगी तो वो अपने वापस पुनः अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में आएंगे। लेकिन उनके अलग अलग जो वे होंगे वो क्या होंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास देखो हमने एक डायग्राम लिया, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट है n=1 यानी फर्स्ट 1s कक्षक है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास ये 4 हमने परमाणु लिए, 4 परमाणु के ये हमारे पास ग्राउंड लेवल स्टेट्स हैं जो मूल ऊर्जा अवस्था है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किए, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्साइट हुए। जैसे ही उनको एनर्जी मिली तो वो एक्साइट हो गए, क्या हो गए, n4 यानी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँच गए, n4 में पहुँच गए। लेकिन यहाँ से हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जीवन काल कम है, इसके कारण ये क्या करेंगे, वापस अपनी पुनः मूल ऊर्जा अवस्था में आएंगे। तो देखो फर्स्ट में हमने अब कौन कौन से तरीके से आते हैं, देखो 4 से डायरेक्टली 1 में आ जाएगा तो यहाँ पर भी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। लेकिन देखो यहाँ 4 से जस्ट वो सेकंड में आएगा और फिर सेकंड से फर्स्ट में आएगा, ये दूसरा तरीका हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि n से 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया और 2 से 1 में आया, तो ये हमारे पास थर्ड वे हो जाएगा। और लास्ट देखो अगला क्या हो जाएगा, 4 से 3 में आया और 3 से डायरेक्टली 1 में आ गया, यानी ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, लेकिन इनके सबके तरीके अलग अलग हैं। इसी प्रकार यदि वो n=15 के लिए भी जा सकता है, 5 के लिए जा सकता है, यानी कि एक्साइट होकर कहीं पे भी जा सकता है और वहाँ से वो अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में आता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ से हमें बहुत सारी लाइनें भी मिलती हैं और वो लाइनें मिलते हुए हम उन लाइनों के ग्रुप को क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम कह देते हैं। तो स्टूडेंट आप इसे ध्यान से देखिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई यहाँ पे किस प्रकार से ये होंगे। तो देखो इसको ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं कि किस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में पहुंचते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनों के पुनः भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर आने से अलग अलग मात्राओं में ऊर्जा विकिरणों यानी रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित होती है।
उत्सर्जित होती है तथा इसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न रेखाओं की प्राप्ति होती है। तो भिन्न भिन्न रेखाओं की हमें प्राप्ति होगी जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखो किस प्रकार प्राप्त होगी, तो उसके लिए देखते हैं। देखो ये हमारे पास हमने चार जो हमारे n=4 के लिए यदि आपका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके वो यहाँ चला जाता है, एक्साइट हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो वो मूल ऊर्जा अवस्था में किस प्रकार आता है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि ये जिस प्रकार आएगा, यदि 4 से आ रहा है और सब के लिए देखो n1 के लिए आ रहा है, तो इस प्रकार से हमें किस प्रकार लाइनें प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम। तो देखो n1 के लिए आएगा, यदि वो हायर n2 में चला गया या n3 में चला गया, आपका इलेक्ट्रॉन n4 n5 n6 n7 या हायर स्टेट्स में चला गया, तो वो क्या देखो कौन कौन से वे में हायर स्टेट से डायरेक्टली वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आता है, या वो 7 से फर्स्ट में आता है, 6 से फर्स्ट में, 5th से, 4 से, 3rd से, 2 से। तो ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनेगा, और स्पेक्ट्रम बनेगा तो हम इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहेंगे लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज़। फिर स्टूडेंट यदि हमारे पास वो n2 तक हमारे पास ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, हायर स्टेट से वापस ये अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करके जब ये ग्राउंड स्टेट पे आता है, और यदि n=2 पे हमें ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो हम इसे कहेंगे बामर सीरीज या बामर श्रेणी। फिर हमारे पास बात होती है स्टूडेंट पास्टन श्रेणी, यदि n=3 पे ग्राउंड स्टेट प्राप्त होती है हमें, तो स्पेक्ट्रम हमारा क्या कहलाएगा, पास्टन सीरीज या पास्टन श्रेणी। फिर बात आती है स्टूडेंट यदि इसी प्रकार n4 हो तो ब्रैकेट सीरीज या ब्रैकेट श्रेणी, और फिर n=5 के लिए होगी तो फुंड श्रेणी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस प्रकार से हमें एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो देखो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो लाइमन सीरीज़ प्राप्त होती है, इसकी जब हम यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन यानी पराबैंगनी क्षेत्र की हमें प्राप्त होती है, यानी कि ये हमारे आँखों से विजिबल नहीं होती। फिर स्टूडेंट सेकेंड सीरीज़ प्राप्त होती है बामर सीरीज, जो दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो ये हमारे सिर्फ देखने के लिए जो हमें दिखाई देती है नॉर्मली आइज से। फिर नेक्स्ट है पास्टन सीरीज, ये इंफ्रारेड क्षेत्र में होती है स्टूडेंट, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड श्रेणी। ये तीनों ही श्रेणियाँ अवरक्त क्षेत्र में होती है, यानी कि IR में इंफ्रारेड जो रीजन होता है उसमें तो ये हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें केवल बामर सीरीज ही दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती है। तो अब हम इसके बारे में देखो आगे अध्ययन करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, यदि पुनः उच्च ऊर्जा स्तर से संक्रमण n=1 ऊर्जा स्तर में हो तो प्राप्त स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज या श्रेणी कहलाता है। इसी प्रकार n=2, n=3, n=4 एंड n=5 ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो तो प्राप्त स्पेक्ट्रम
क्रमशः स्टूडेंट सेकंड में प्राप्त होता है तो बामर श्रेणी, यदि n इक्वल टू 3 में प्राप्त होता है तो पाश्चन श्रेणी, 4 में होता है तो ब्रैकेट श्रेणी एंड फुंड श्रेणी। स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट स्पेक्ट्रम की कि कहाँ पे जो प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इनके नाम डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने शो किया है कि सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए होती है तो लाइमन सीरीज़, सेकंड के लिए बामन सीरीज़, n इक्वल टू 3 के लिए पास्टन सीरीज़ एंड 4 के लिए ब्रैकेट एंड 5 के लिए फुंड सीरीज़। और इस प्रकार से ये सीरीज़ हमें चलती प्राप्त होती है, चलती जाती है। तो उसके लिए देखो नेक्स्ट फिर बात आती है, अब इसके लिए फॉर्मूले के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की nवें स्तर में ऊर्जा तो किस फॉर्मूले से दी जाती है nवें स्तर में स्टूडेंट, En इक्वल टू -2π² m या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन e⁴ z² इक्वल टू जो एटॉमिक नंबर्स एंड n² h या प्लैंक कांस्टेंट और n होगी स्टूडेंट जो हमारे पास एनर्जी लेवल होगा उसका नंबर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो किस प्रकार, अब हमें हाइड्रोजन के लिए बात करनी है स्टूडेंट। इसके लिए तो देखो किस प्रकार, हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 में इलेक्ट्रॉन के n2 कोई भी स्तर होगा स्टूडेंट, ऊर्जा स्तर से n1 ऊर्जा स्तर में जाने पर उत्सर्जित ऊर्जा, तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी उसके लिए, तो हम डेल्टा E से उसको व्यक्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा, n2 से एनर्जी जा रही है En2 माइनस En1। तो यहाँ से अब हम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो n1 को हम चेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा -2π² m⁴ z² अपॉन n2² h²। फिर स्टूडेंट सेकेंड से हम यहाँ माइनस और यहाँ भी फॉर्मूला माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2π² m⁴ z²। यहाँ पे स्टूडेंट हम z की वैल्यू कितनी रख देंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा n1² h²। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा E 2π² m⁴ z की स्टूडेंट वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 अपॉन h² कॉमन, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2²। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूला प्राप्त होता है सेकंड। तो इजी वे में स्टूडेंट यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए वैल्यू क्या आती है, जैसे टोटल एनर्जी होगी जिसको हम एक फोटोन के रूप में, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में संक्रमण करता है तो एक फोटोन एनर्जी वो उत्सर्जित करता है। तो ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फोटोन और एक फोटोन होता है h न्यू। एंड फिर स्टूडेंट हमारे पास जो न्यू है उसकी वैल्यू होती है वो वैसे तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होती है उसके क्या होती है एंटी प्रोपोर्शनल।
तो हमारे पास c अपॉन लेमडा। जब स्टूडेंट हम ये वैल्यू यहाँ पे रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m e पावर 4 अपॉन ch क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इक्वेशन इज थर्ड। तो ये हमें इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हो जाती है। फिर बात आती है स्टूडेंट यहाँ पे कि 1 अपॉन लेमडा होता है, ये होती है हमारे पास वेव नंबर, जिसे हम तरंग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सिंस वेव नंबर कह सकते हैं या हम कहेंगे तरंग संख्या। तो तरंग संख्या क्या होगी, तो उसको डिनोट करते हैं न्यू बार से 1 अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू बार इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन ch क्यूब फर्स्ट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इक्वेशन है 4। फिर स्टूडेंट हमारे पास जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्जेज एंड सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड एच जो प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आर इक्वल टू जो कांस्टेंट है वैल्यू m e की पावर 4 अपॉन ch क्यूब। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन 911 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1 × 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। इसे स्टूडेंट हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको कांस्टेंट को नाम दिया गया है रिडबर्ग कांस्टेंट या रिडबर्ग स्थिरांक। तो ये हमारे पास रिडबर्ग स्थिरांक होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब वैल्यू हम पुटअप करेंगे इक्वेशन 4 में तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, देखो वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू आर की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इक्वेशन इज 5। अब स्टूडेंट जो हमारे पास स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीज़ प्राप्त हुई है, उन सीरीज़ के लिए लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज़ के लिए हम इनकी वैल्यू जनरेट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला जनरेट होता है, देखो उसके लिए पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी में फोटॉन ऊर्जा के पॉसिबल वैल्यूज यानी संभव मान। तो संभव मान क्या होंगे, तो हमारे पास जो स्टूडेंट फॉर्मूला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करेंगे लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ में n1 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा r 1/1 माइनस 1/n2 स्क्वायर, जिसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो r 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, वो हम यहाँ जनरेट कर देंगे n2 इक्वल टू 2, 3, 4 डैश डैश हायर जो एनर्जी लेवल्स होंगे। तो लाइमन सीरीज़ में देखो n2 से भी वैल्यू आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 में आता है, 3 से भी आता है, 4 से भी। तो यानी कि ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। इसी प्रकार ये तो हुआ लाइमन सीरीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार ब्रैकेट सीरीज़, ब्राह्मण सीरीज़, पास्टन सीरीज़ और फुंड सीरीज़ के लिए। तो अब हमारे पास सेकंड नंबर आता है बामर सीरीज़ के लिए। तो बामर सीरीज़ के लिए क्या हो जाएगा, तो बामर सीरीज़ के लिए स्टूडेंट जो n1 की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2। तो 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे n2 के लिए वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट, 3, 4, 5 डैश डैश। नेक्स्ट बामर सीरीज़ के बाद स्टूडेंट हमारा नंबर आएगा पास्टन सीरीज़ के लिए। तो r पास्टन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू होती है 3। तो हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो हम फॉर्मूले में देखो इक्वेशन 5 में हम यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पे n2 होगा स्टूडेंट 4, 5, 6 डैश डैश
पास्टन सीरीज़ के बाद में स्टूडेंट ब्रैकेट सीरीज़, तो बी आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/16 माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास n2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट 5 6 7 डैश डैश। फिर इसी प्रकार लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास सीरीज़ होती है फुंड। तो स्टूडेंट वैसे तो पी फुंड होता है, तो पी हम यहाँ पे सिंबल लेंगे, लेकिन पी पास्टन सीरीज़ के लिए होता है, इसलिए इसके लिए सिंबल लेते हैं स्मॉल एफ। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी आर 1/25 माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 6 7 8 डैश डैश। तो इस प्रकार से हमें लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज़ की वैल्यूज प्राप्त होगी। तो यहाँ से ये कौन कौन से क्षेत्र में होंगे वो हमारे पास यहाँ से डिसाइड होगा। जैसे लाइमन सीरीज़ है वो हमने पहले ही बात की, पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र। फिर बामर सीरीज़ होगी वो विजिबल क्षेत्र में प्राप्त होगी। पास्टन और ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज़ IR में यानी इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो देखो इनके लिए क्या डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से जब इनकी वैल्यू हम निकालेंगे स्टूडेंट n2 की वैल्यू यहाँ पे रख के, तो हमें देखो मान प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं उपर्युक्त स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी, जो हमारे पास लाइमन सीरीज़ है स्टूडेंट, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में होती है, जबकि बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल रेंज में, दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। शेष श्रेणियाँ IR यानी अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड रीजन क्षेत्र में स्थित होती है। अतः हम कह सकते हैं बामर श्रेणी दृश्य स्पेक्ट्रम में होने के कारण केवल यही श्रेणी दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमने आज इस क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से डिस्कस किया है स्टूडेंट। तो मैं समझता हूँ आपको कोई डाउट नहीं रहा है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।